Good evening, students. How are you? I hope you all are well. So now we start our new topic, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हम लोग विशेषता को जानेंगे। हम लोग फेडरलिज्म को जान गए हैं। फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, शासन की वैसी व्यवस्था जो एक या ज़्यादा स्तर की हो, वन और मोर देन वन लेवल, ओके, दैट्स कॉल्ड फेडरलिज्म। सो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार का आपका टेक्स्ट में दिया हुआ है, उस तरह हम लोग फेडरलिज्म का विशेषता को समझेंगे। देखिए लिखा है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वैसा शासन सिस्टम, वैसा आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका लेवल जो है वो मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब देयर आर 2 और मोर लेवल्स, 2 लेवल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर में है सेंट्रल, स्टेट और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी या नगर पंचायत है, जो भी है, तो 2 या 2 से अधिक स्तर की जो सरकार है। पहला विशेषता इसका यही है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नाउ सेकेंड इज डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। हम लोग जान रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर में कौन सी सिटीजनशिप है, एकल, मतलब हम लोग एक ही मतलब देश के भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अमेरिका की तरह वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अलग सिटीजन है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिटीजन। हमें दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, हमें एकल नागरिकता प्राप्त है। तो हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, वहाँ हम लोग सेम नागरिक हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, सेम सिटीजन को ही डिफरेंट लेवल ऑफ जो आपका गवर्नमेंट है वो शासन करता है। केंद्र सरकार भी उसमें शासन करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको गवर्न करता है। बट ईच टीयर्स हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मगर जो भी प्रत्येक आपका जो आपका टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका स्पेसिफिक मतलब मैटर पे उसका अपना जुरिडिक्शन है। अपना जुरिडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, या पावर, किसी चीज़ को लेकर किसी को जुरिडिक्शन या अधिकार क्षेत्र होता है कि उस पर वो काम कर सकता है। वैसा राइट जो है आपका दिया हुआ है हर स्तर पे दोनों गवर्नमेंट्स को। तो एक ही सिटीजन है, दोनों शासन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करता है, मगर सबका अलग अलग मसला, अलग अलग इशूज है। जैसे स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाने का, नियम बनाने का, टैक्सेशन जो आपका टैक्स लिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन शासन किया जाता है। तो आप इसको समझ रहे हैं कि एक ही सिटीजन के ऊपर केंद्र का भी शासन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट शासन होता है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का शासन होता है। उसका अलग अलग इशूज रहता है, ठीक है। अब देखिए, द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भी आपका जुरिडिक्शन दिया हुआ है, जो भी आपका मतलब आपका गवर्नमेंट का पावर दिया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बताया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। इसलिए जो आपका हमारा मतलब जो भी अथॉरिटी है किसी भी टीयर के गवर्नमेंट का, या उसका जो भी प्रभाव है, उसका जो अस्तित्व है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, उसको गारंटेड किया गया है। सबका अपना अलग अलग दिया हुआ है। आगे देखिए, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजंस हो, कोई मूल प्रावधान हो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो वो किसी एक आपका मतलब एक अगर चाहे तो वो चेंज नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल चाहे तो कोई कानून, मतलब जो आपका फंडामेंटल प्रोविजंस के आधार पे हो, मतलब जो एकदम मूल संविधान के प्रावधान के आधार पर आधारित चीज़ हो, तो उसको चाहेगा तो एक आपका लेवल का जो गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ द बोथ ऑफ द लेवल गवर्नमेंट। उसके लिए आपको दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है उसका मतलब उसमें सहमति होना चाहिए, कॉन्सेंट होना चाहिए, तभी जाकर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो बेसिक फंडामेंटल है वो चेंज हो सकता है। अगर दोनों लेवल के गवर्नमेंट चाहे तो, एक चाहेगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसके एग्जाम्पल में देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो क्या एक लेवल का गवर्नमेंट चाहेगा, सेंट्रल चाहेगा तो क्या हम राष्ट्रपति चुन लेंगे? तो संभव है नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के भी लोगों की भागीदारी होती है। साथ ही साथ आपका जो अगर यूनाइटेड टेरिटरी है,
यूनियन टेरेटरी, उसके अंदर कोई कोर्ट का स्थापना करना है तो उसमें भी आपका आधे राज्यों का उसमें सहमति चाहिए, कंसेंट चाहिए। साथ ही साथ एक्सपेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, अगर कार्यपालिका पावर का विस्तार करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसके लिए भी आपको आधे राज्यों की मतलब कॉन्सेंट चाहिए, उसकी सहमति चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है तो उसमें एक टीयर का गवर्नमेंट जो है वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों का कॉन्सेंट, दोनों की सहमति उसमें आवश्यक है। अगला जो स्टेटमेंट दे रहा है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है कि जो भी आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके पावर्स की वो व्याख्या कर पाएगा, उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पावर का व्याख्या कौन करेगा? कोर्ट करेगा। The highest court act as an umpire. It disputes arise between different levels. If dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers, अगर दोनों स्तर के गवर्नमेंट्स के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसमें निर्णय की भूमिका कौन करेगा? तो उसमें अंपायर की भूमिका जो है हमारा कोर्ट करेगा। हमारा कोर्ट उसमें निर्णय करेगा, उसका डिसीजन करेगा। तो एक दूसरे को यह अधिकार नहीं है कि आपस में जो अगर टकराव होता है उसका वो डिसीजन करेंगे, उसके लिए हमारा अंपायर के रूप में कोर्ट है। ओके, सो देखिए आगे दे रहा है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए ऐसा भी लफड़ा आपका नहीं है हमारे यहाँ कि आपका जो फाइनेंशियल चीज़ को लेकर के जो इशू हमारे यहाँ है कि मान लीजिए टैक्स लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो अलग ज्यूरिडिक्शन है टैक्स लेने का, उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं कि आप इस सब्जेक्ट्स के आधार पर ही टैक्स ले सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग है। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल में भी हमारे यहाँ कोई लफड़ा नहीं है और कोई चीज़ मौखिक नहीं है, सब कुछ लिखित है। एग्जाम्पल में आपको मैं एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ। एक देखिए इनकम टैक्स जो लेना है वो कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, और जो लैंड रेवेन्यू लेना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। आगे देखिए आप लास्ट जो दिया हुआ है कि फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो फेडरल सिस्टम है उसका दो मुख्य उद्देश्य है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आपका जो हमारा मतलब इसको सेफगार्ड करना है, सुरक्षा करना है, एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसकी यूनिटी को बना करके रखना है, उसकी सुरक्षा करना है। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ जो आपकी क्षेत्रीय विविधता है उसको भी बना करके रखना है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स। जो आइडियल एक आदर्श संघवाद की व्यवस्था है उसका एक अच्छा पहलू यह है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, जिसमें आपका दोनों के पास आपस में विश्वास होना चाहिए और एक साथ रहने की सहमति जो होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग देख लिए कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। तो हम लोग को सीधे सीधे शब्दों में हमने समझ लिया है, क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। ठीक है, 4-5 पॉइंट जो आपको याद कर लेना है और फिर एग्जाम में आपको उसको लिखना है, और आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।